साथ प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। नए वर्ष का आप सबको हार्दिक अभिनंदन। हमारे इस चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर हो रही है और आज इस चर्चा के तहत जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं उससे पूरे देश को आंदोलित कर रखा है। इस देश का एक प्रमुख धर्म है जैन धर्म। भगवान ऋषभदेव के दौर से शुरू हुई शुरुआत 24 तीर्थंकर, उनकी त्याग तपस्या के संदर्भ में देश ही नहीं दुनिया अचंभित रहती है। उस जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग इस बात को लेकर बहुत आक्रोशित हैं कि उनके पवित्र स्थल की पवित्रता को सरकार के द्वारा खतरे में डाला जा रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसकी बुनियाद में देश की अर्थात केंद्र की सरकार का भी नोटिफिकेशन है, जिसके आधार पर जैन धर्म के अंतर्गत बेहद सम्मान्य समझे जाने वाले सम्मेद शिखर क्षेत्र की पर्यटन स्थल के तौर पर मान्यता देने के सरकार की कोशिशों को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। जैन समाज को लगता है कि यह कोशिश उनके धार्मिक स्थल की पवित्रता को खतरे में डाल देगी। जो जैन समाज के अंतर्गत मान्यता अपने धर्म स्थल के संदर्भ में है, उसे वो कहीं ना कहीं आहत महसूस कर रहा है। इस बात को लेकर अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन का सिलसिला था, लेकिन अब वह प्रदर्शन का सिलसिला कुछ ज्यादा ही आक्रामक भी हो गया है और साथ साथ उसका विस्तार भी हो गया है। देश के तमाम हिस्सों में जैन समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज एक बयान दिया जिसमें कहा है कि इस तीर्थ स्थान की पवित्रता को बरकरार रखा जाएगा, लेकिन नोटिफिकेशन के वापस लिए जाने को लेकर मौन व्याप्त है। देश की अर्थात केंद्र की सरकार के स्तर पर भी इस मसले को लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है। एक पत्र 23 दिसंबर को जरूर भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें झारखंड सरकार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की बात कही गई थी, लेकिन मामला इतना सरल नहीं है। यह फैसला केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में चल रही सरकार का नहीं है। इसकी बुनियाद में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान रघुवर दास की सरकार के द्वारा लिए गए फैसले बुनियादी कारण है। 2018 में एक बार रघुवर दास जी के द्वारा यह कहा गया था कि हम इस स्थान की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन 2019 में उसी सरकार के द्वारा झारखंड के 24 पर्यटन स्थलों के लिए जब नोटिफिकेशन जारी किया गया तो उसमें यह सम्मेद शिखर वाला स्थान भी शामिल था। इसका जो मूल जगह है बधुवन करके, उसको पर्यटन स्थल के तौर पर बताया गया था। बाद में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में हेमंत सोरेन की सरकार आई तो इसने नई पर्यटन नीति के तहत इस बात को लेकर प्रयास शुरू किए कि हम झारखंड को और बेहतर स्थितियों में ले जाएं और उसी के तहत सम्मेद शिखर को भी पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की बात कही गई है। जैन समुदाय आखिर इस बात से इतना परेशान क्यों है, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज समझने की कोशिश ये भी करेंगे कि क्या एक धर्म नगरी को पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने से वाकई भावना इस स्तर पर आहत होती है। दुनिया में तमाम धार्मिक स्थान हैं जिन्हें पर्यटन स्थल के तौर पर भी विकसित किए जाने को लेकर प्रयास जारी रहते हैं। अयोध्या हिंदू समाज के लिए बेहद सम्माननीय पूजनीय स्थल है, लेकिन उसको भी पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं। मथुरा काशी की बात करें, प्रयागराज की बात करें, उज्जैन की बात करें या अन्य स्थानों की भी बात करें तो उनको धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर विकसित करने की बात कही जाती रही है। फिर ऐसा क्या इस गिरिडीह जिले के सम्मेद शिखर के संदर्भ में जिसको लेकर इतना ज्यादा विवाद खड़ा हो गया है? हमारे साथ इस गंभीर मसले की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे आपका परिचय कराएं और इस संवेदनशील मसले के बुनियादी पहलुओं को समझने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का दिया हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि सभी इंसान अपनी ही गलतियों की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलतियां सुधार कर खुश हो जाते हैं। भगवान महावीर ने जो ये बात कही थी वो बहुत ही व्यवहार परक है। अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसे सुधार कर अपने आप को प्रसन्न करने का मौका देना चाहिए। अगर सरकार के स्तर पर गलती है तो सरकार भूल सुधार ले, और अगर प्रदर्शनकारियों के स्तर पर कोई गलती की जा रही है तो प्रदर्शनकारी अपने फैसले पर विचार करें। इस भावना को ध्यान में रखते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ में परम पूज्य जैन साध्वी स्नेह श्री खास तौर पर इस चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ सुकीर्ति जैन जी हैं जो पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। पारस सकलेचा जी हैं पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी से संबद्ध हैं। डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो पर्यावरणविद हैं, इस विषय के जानकार हैं। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए देश के जाने माने पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। लेकिन चर्चा हम
परम पूज्य स्नेह शास्त्री जी के साथ शुरू करेंगे, जैन साध्वी जी के साथ। उससे पहले एक बयान देखते हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से आया हुआ है इस मसले को लेकर। एक बार उसे सुनते हैं और फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या कह रहे हैं? दिल्ली 2 अगस्त 2019। झारखंड में किसकी सरकार, केंद्र में किसकी सरकार? राष्ट्रीय मीडिया से आज मेरा सवाल है, और ये डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं रहता है, उसमें साफ तौर पर पारसनाथ का नाम इको टूरिज्म पर, और ये पब्लिक डोमेन में। गुजरात जहां उनकी सरकार में सर्वोच्च कलाकृति का एक जैन मंदिर, उसमें 12 दिसंबर को तोड़फोड़ होती है सरकार की। इतना पाखंड भारतीय जनता पार्टी का, और उसमें राष्ट्रीय मीडिया आग लगाने का काम करे। ये क्या हो रहा है इस समाज में? जैन समाज का विशुद्ध रूप से दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को हम कह सकते हैं। पूरे उस धर्म को, उसकी पवित्रता को खत्म करने की जो साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी का, वो एक्सपोज हो चुका है। तो मसला धार्मिक है, एक जैन समुदाय की भावनाओं का है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी तेज है। झारखंड में जिनकी सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। लेकिन इसके बीच में हमें तलाश करनी है उस सत्य की जिसको लेकर जैन समाज सड़क पर उतरा हुआ है, और ये मसला पूरे देश में दिखाई दे रहा है। तो मेरे साथ में जैन साध्वी मौजूद हैं, उन्हीं से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी परेशानी क्या है, क्या ऐसा बिगड़ जाएगा अगर ये पर्यटन नगरी के तौर पर इलाका विकसित किया जाएगा। अगर पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में वहां पर आधारभूत सुविधाएं बढ़ेगी तो उससे जैन धर्मावलंबियों को भी लाभ होगा। तो फिर परेशानी क्या है? ये एक सहज सवाल आम आदमी के मन में आता है। आपसे ही समझना चाहेंगे कि आखिर इतना नाराजगी, इतना गुस्सा, इतना आक्रोश किस लिए? हिमांशु जी, आपका जो सवाल है कि हमारी जो धर्म नगरी, धर्म तीर्थ स्थल, जो सम्य शिखर तीर्थ है, जिसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करने पर पूरा समग्र जैन समाज बहुत ही ज्यादा परेशान है। उनको बहुत ज्यादा दिल से उनकी श्रद्धा पर आहत होने का दर्द है। इस विषय में मेरा जो खास कहना यह है कि सम्य शिखर तीर्थ जो है जैनियों का आज से नहीं, वर्षों पुराना, बहुत वर्षों पुराना, आज करीब करीब 2800 साल से भी अधिक पुराना ये तीर्थ, जो पारसनाथ जी के नाम से पहचाना जाने वाला तीर्थ है, और उससे पूर्व जो हमारे अन्य तीर्थंकर हुए हैं, वो तीर्थंकरों ने भी यहाँ पर साधना की है, आराधना की है, ध्यान किया है, अपनी आत्मा का उत्थान किया है। ऐसे पवित्र स्थान में देखा जाए तो हर एक व्यक्ति को अपनी आत्मा की ऊंचाई को पाने का जो स्थान प्राप्त होता है, वो स्थान अन्य आपको कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन जब वहां पर कोई व्यक्ति पर्यटन स्थल के रूप में उसको घोषित करना चाहेगा, या सरकार उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करेगी, तो सबसे बड़ी बात है कि जैन समाज ही नहीं, जैन समाज के साथ मुझे तो लगता है सारे के सारे जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो योगी पुरुष हैं, जो संत हैं, उन सबको लगना चाहिए कि हमारा भारत देश सबसे पहली बात अहिंसा प्रधान देश है। ये संतों का देश है, तीर्थंकरों का देश है। इस देश की धरती के कण कण में अहिंसा व्याप्त है। इस धरती को कहीं भी हिंसा मंजूर नहीं है। और उसके साथ साथ आप स्वयं विचार करें, देश के सारे नेता मिलकर विचार करें, झारखंड राज्य के नेता विचार करें, वहां के मुख्यमंत्री भी विचार करें कि आप जिस जगह पर बैठे हैं, जिस धरती पर आप लोगों ने इस राज्य को संचालन करने का दायित्व आपको दिया गया है, उस राज्य की अस्मिता अखंड रहनी चाहिए।
राज्य ही नहीं पूरा देश अखंड अहिंसा धर्म का पालन करे, हम तो ये चाहते हैं। और उसके साथ साथ में सम्मेद शिखर तीर्थ, जहां पर हमारे परमात्मा एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 20 तीर्थंकरों ने जहां से अपनी आत्मा का कल्याण करके मोक्ष प्राप्त किया, और उसके साथ साथ में उनके कई साधुओं ने, कई सन्यासियों ने, कई संयमियों ने इस जगह से अपनी आत्मा का कल्याण किया। क्या उस जगह से आप किसी भी प्रकार की विकारिता, कोई नशीली चीजें, कोई गलत चीजें, कोई गलत व्यवहार, कोई विकार, कोई वासना, क्या ये संभव हो सकती है? आप विचार करें एक बार, ये विचार अवश्य में करना चाहिए। इसके लिए तो जैन समाज आज सिर्फ रोड पे आया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो जैन समाज का बच्चा बच्चा भी अपना खून देकर के, जान देकर के भी इस तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित होने से बचा सकता है। लेकिन जैन धर्म सबसे पहले हिंसा से बात नहीं करता, अहिंसा की शैली में बात करता है, इसलिए पहले वो ताकत लगाता है। अगर मैं आपको ये बताना चाहूं तो हमारे यहाँ का इतिहास तो ये बताता है कि जिस वक्त पालीताना जैसा तीर्थ, वहां की अगर सुरक्षा की बात आई तो हमारे यहाँ के नौजवान लोगों ने तत्काल इसके ऊपर आक्षेप लगा करके, और उसके साथ साथ में उन्होंने इतनी कड़ी मांग की। अगर हम पुराने इतिहास उठाते हैं तो वहां लोगों ने यहाँ तक कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए भी तैयार हुए, जिसकी वजह से आज हमारे सारे जितने तीर्थ पवित्रता के रूप में विख्यात हैं, पवित्रता के रूप में मशहूर हैं। उसका एकमात्र कारण यही है कि वो पवित्र पुरुषों के द्वारा ध्यान की गई भूमि है। उस भूमि में किसी भी प्रकार की अपवित्रता का प्रवेश नहीं होना चाहिए। इसके लिए अभी तो जैन समाज गली गली में, चौराहे पे, चौक पे धरना दे रहा है, प्रदर्शन दे रहा है, रैलियां निकाल रहा है। अब सिर्फ आवाज की बात नहीं है, अब तो अगर आप कहें और आप चाहें तो पूरा जैन समाज सम्मेद शिखर तीर्थ की उस पवित्र भूमि में बैठ करके अन्य किसी भी प्रकार का कार्य होने से रोकने के लिए भी तैयार रहेगा। तो महाराजा तो बहुत आक्रामक है। उनका कहना है कि ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, उस क्षेत्र की पवित्रता को लेकर कोई समझौता नहीं किया सकता है। ये तो शुरुआत है, ये लड़ाई जितनी भी लंबी हो उतनी लंबी लड़ी जाएगी। पर किस बात की लड़ाई, अभी भी ये समझने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता सुकीर्ति जैन जी हमारे साथ में है। जैन समुदाय से भी ताल्लुक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आप जैन समुदाय को समझाना ही नहीं चाह रहे, या इसमें कोई आनंद आपको दिखाई दे रहा है कि देखो हेमंत सोरेन की सरकार इस बहाने ही सही किसी दिक्कत में तो आ रही है। जो फैसले आपकी सरकार के दौर में लिए गए, जो फैसले और धार्मिक नगरियों के संदर्भ में लिए जाते रहे हैं, वैसी फैसला तो इसके संदर्भ में। इतना विशाल प्रदर्शन देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो देश के छोटे छोटे मसलों पर स्पष्ट राय लेकर मुखर होती है, इस मुद्दे पर मौन सी लगती है। थोड़ा सुकीर्ति इस मौन पर रोशनी डाले। क्या हो गया ऐसा जिसके चलते मौन व्याप्त है? अपने लिए हुए फैसले के बचाव में कुछ बोलने के स्थान पर हेमंत सोरेन की सरकार को परेशानी में घिरा देखकर आनंद ले रहे हैं, या कुछ और करना चाह रहे हैं? थोड़ा बताइए तो सही। आदरणीय हिमांशु जी, सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जैन समुदाय ये राष्ट्र के प्रति समर्पित है, किसी दल के प्रति नहीं। माना कि मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रतिनिधि बना, लेकिन जहां तक इस देश की संस्कृति और इसके सभी धर्मों के प्रतिष्ठा का प्रश्न उठता है, तो मैं बेबाक राय दूंगा जिसके लिए मैं जाना चाहता हूं। जी, रघुवर दास जी की सरकार ने जब प्रस्ताव भेजा, उनसे एक बड़ी स्पष्ट गलती हुई थी। जिस स्थान के विकास की वो बात करना चाहते थे, वहां की कम्युनिटियों से न चर्चा की, न झारखंड की समाज से बैठकर उन्होंने कोई चर्चा की। प्रत्येक राज्य में समाज के प्रमुख लोगों की समितियां होती हैं। जहां तक प्रश्न उठता है, किसी से भी उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, और उन्होंने एक अपने विवेक से एक
उसके विकास का प्रस्ताव दे दिया रघुवर दास जी ने। जी दूसरी बात ये आती है कि जब ये प्रस्ताव केंद्र के पास में गया तो केंद्र के पास में भी प्रस्ताव जाने के बाद उस पर जो है लोकसभा में चर्चा नहीं हुई, जी किसी को पता ही नहीं है, कागजी कार्रवाई हो गई। संवाद की कमी है इस सारे प्रकरण में। जी भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, जी सभी धर्मों का वो आस्थाओं के प्रति उसका समर्पण का भाव रहता है। विश्व हिंदू परिषद में भी काफी जैन लोग हैं जो पूर्णकालिक हैं। राष्ट्रीय सेवक संघ में भी कई लोग बहुत जैन लोग पूर्णकालिक हैं, जिनके योगदान से संघ और विश्व हिंदू परिषद आज उत्कृष्टता की स्थिति में पहुंचा है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के पास में जिस तरह का ड्राफ्ट जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी किया गया, वह ड्राफ्ट भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक स्तर पर जुड़े लोगों के संज्ञान में नहीं आया। जी दूसरी बात जो होती है, ये सारा का सारा मामला प्रशासनिक। आज भी बात वही है कि जैसा कि भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि गलती स्वाभाविक है, इसको सुधारा जा सकता है। आज भी राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, निश्चित रूप से आमंत्रित करे समाज के लोगों को। किसान आंदोलन में भी यदि जहां तक प्रश्न उठता है जिद का, तो जिद तो दोनों स्तर पर भी है, लेकिन जो शासन करता है ये उसका परम दायित्व होता है कि किसी भी तरह की व्यवस्था को समुचित बनाए रखने के लिए पहल उसको ही करना पड़ेगी। निश्चित रूप से सुखबीर जी, मैं बीच में रोकते हुए आपसे जानना ही चाहूंगा कि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने को लेकर दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? क्या अगर वहां पर लोगों के जो धार्मिकता के चलते उस इलाके में आएंगे, उन्हें बेहतर सुविधाएं मिल जाएं, वहां के स्थान को विकसित कर दिया जाए, इसको लेकर कोई परेशानी है? जहां तक रही बात मांस मदिरा की, तो इन धार्मिक नगरियों में तो उसे प्रतिबंध करने के प्रावधान पर्यटन नगरी घोषित होने के बाद भी रहते हैं। दिक्कत क्या है, थोड़ा सा इसको समझाएं तो सही कि अगर इसे धार्मिक पर्यटन नगरी के तौर पर देश की या राज्य की सरकार विकसित करना चाहती है, तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अगर कुछ संसाधन वहां बढ़ा दिए जाएंगे, बिगड़ जाएगा, कुछ धर्म खतरे में आ जाएगा, धर्म की पवित्रता खतरे में आ जाएगी। थोड़ा इस पर तो दृष्टि दीजिए ना। जी सुकीर्ति जी। भारतीय जनता पार्टी की ये मनोवृत्ति है कि वो किसी भी धर्म का असम्मान नहीं करती, लेकिन वहां बैठे लोगों के बीच में एक संवाद की हीनता है जो किसी भी अन्य धर्म जाति के लोग हो सकते हैं, अजैन हो सकते हैं, जो इसमें सरकार को सही सलाह नहीं देते। दूसरी बात, आपने जो पर्यटन स्थल की बात कही है कि जैन समाज की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है जी, यहाँ तो भोग का तो प्रश्न ही नहीं है। शिखर जी की यदि जिन्होंने भी यात्रा की है, अन्य लोगों ने भी जैन और जैन के साथ अन्य लोगों ने भी की है, जिस श्रद्धा भाव से पैदल बिना चप्पल के यात्रा करते हैं, बिना भोजन के केवल जल लेकर यात्रा करते हैं। यदि मान लीजिए पर्यटन स्थल घोषित होगा, आपने शायद नोटिफिकेशन यदि आप पढ़ेंगे, मैंने उसका अध्ययन किया है जी, उसमें इन सब चीजों को लेख है कि पर्यटन स्थल कैसा होगा, इसके क्या प्रतिबंध होंगे, किन स्थान पर होगा, किन स्थान पर नहीं होगा, संचार का क्या साधन होगा, कैसा कैसा है। तो इससे जो है, जो जैन समाज की मूल धार्मिक भावना है वो प्रभावित ना हो, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि की हैसियत से सरकार से भी निवेदन करूंगा और जैन समाज के आंदोलनकारी लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आपस के बीच की संवादहीनता को समाप्त करें। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी जैन समाज की भावनाओं को आहत करने का कहीं कोई विचार नहीं है। जैन दादा, आप तो खुद ही उलझे हुए हैं। एक जैन मुनि निराहार लेके इस मसले को लेकर प्राण तक त्याग दिए और अभी तक आपकी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड नहीं आया, फिर भी आप कह रहे हैं हम सबका सम्मान करते हैं, हम सबके संदर्भ में करते हैं। दोनों चीजें कैसे होती हैं? एक जैन मुनि परम पूज्य अपने प्राण तक गंवा दिए, आप अभी तक फैसला नहीं ले पाए, फिर भी आप बचाव कर रहे हैं। कहीं द्वंद्व में तो नहीं है कि मैं जैन समाज के प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा हूं कि भाजपा के प्रतिनिधि के तौर पर खड़ा हूं? कहां खड़ा हूं, इसमें उलझ तो नहीं गए सुकीर्ति जी? तरीके से मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पहले जैन हूं मैं।
जैन धर्म की सारी मान्यताओं का सम्मान हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को पहल करना ही चाहिए। यदि वो पहल नहीं करती है तो इसमें जो रोड़े हैं वो रोड़े दूर करना चाहिए सरकार को, क्योंकि किसी भी देश में किसी भी समाज की जो धार्मिक आस्था है वो सर्वोपरि होती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के इस चैनल के माध्यम से इस नेतृत्व को मैं बताना चाहता हूं, संगठन के नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं कि ये देश की सार्वभौमिक एकात्मता का प्रश्न है और इसमें आगे बढ़कर सरकार को जैन समाज के प्रति बात करें, उसको तो दूर सुखीर करना जी ने चाहिए। कुल मिलाकर अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने असंतोष को व्यक्त कर दिया। उनका मानना है कि जैन समाज की भावनाएं आहत हो रही हैं, उसकी मान्यताओं को खतरे में डाला जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी समय रहते इस विषय पर अपनी राय सार्वजनिक नहीं कर रही है, ठीक नहीं कर रही है। पर हम इस विषय को अभी भी और विस्तार देना चाहते हैं। सकलेजा जी लगातार मुखर हैं इस मुद्दे पर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्हें नहीं लगता है कि इस विषय को दरअसल ठीक तरीके से समझने का संकट है। क्या वाकई सरकार की मंशा जैन समुदाय की भावनाओं को आहत करने की है, या जैन समुदाय के लिए एक अच्छा काम किया जा रहा है पर हमारे यहाँ एक कहावत है, हवन करते हाथ जले। उस स्थिति में इन सरकारों को भुगतना पड़ रहा है। हिमांशु जी, मैं थोड़ा सा इसके सारे प्रकरण को इसके नए सिरे से आपके सामने रखना चाहता हूँ जी कि एक्चुअल में ये प्रशासनिक स्तर पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जी और जो देसी और विदेशी घरानों के इशारों पे हो रहा है। जी अब देखिए, इसमें रघुवर दास की सरकार की आप बात कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा सा इनके दस्तावेजों को देखें जो पहले भी जारी हुए और आज भी जारी हुए कि 21 फरवरी 2019 को केंद्र सरकार ने इसको वन अभयारण्य घोषित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की। जी उसके बाद में ठीक एक दिन बाद 21 फरवरी के एक दिन बाद 22 फरवरी को जी रघुवर दास की सरकार ने इसे एक अधिसूचना के द्वारा पर्यटन स्थल घोषित किया। जी वही रघुवर दास की सरकार 22 अक्टूबर 2018 को कहती है ऐसी क्या समस्या आई कि उन्होंने जिसे पवित्रता बनाने की बात कही उसे पर्यटन स्थल बनाया। ठीक है, यहाँ तक हुआ। उसके बाद में 2 अगस्त 2019 को जो आपने भी बोला, जी केंद्र सरकार ने अपनी अधिसूचना को गजट नोटिफाई करके लागू कर दिया। जी अब यहाँ पर एक आपने प्रश्न किया था कि उज्जैन, अयोध्या, काशी, मथुरा जी पर्यटन स्थल है तो क्या तकलीफ है, जी इसको भी हो जाने दे। देखिए, उसको समझना पड़ेगा। उज्जैन, मथुरा, काशी और अयोध्या ये पवित्र नगरी के रूप में धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किए गए हैं। जी और ये जो आप पारसनाथ तीर्थ की और मधुबन की बात कर रहे हैं, ये आप अगर उस गौर से आपने गजट नोटिफिकेशन देखा होगा जी तो वन्य अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया जी है। वन्य अभयारण्य, ये पर्यटन स्थल वन्य अभयारण्य के लिए होगा। जी जैसे अन्य वन्य अभयारण्य है, वहां पर पशु होंगे, पक्षी होंगे, हिंसक पशु होंगे, उनके बाड़े होंगे, उनको देखने के लिए गाड़ियां जाएगी और वहां पर उनके रहने के लिए हॉस्टल बनेंगे, उनके लिए फार्म हाउस बनेंगे, उनके लोगों, टूरिस्ट लोगों के लिए। तो वन्य अभयारण्य बनाया, आप इसे धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में बनाए ना भाई। आज वहां पर पारसनाथ तीर्थ के ऊपर, सम्मेद शिखर जी के ऊपर प्रतिदिन औसत 20,000 लोग आते हैं। जी सीजन में तो 2-2 लाख लोग आते हैं। तो हम क्या पर्यटक नहीं है क्या? जी हम भी तो धार्मिक पर्यटक है ना। आपने पर्यटन की परिभाषा पश्चिम से आए तक की इन अफसरों ने, इन जो अपने सफेद पोश अक्षर है, इन्होंने पर्यटन की परिभाषा यूरोप से आए तक की कि इसे पर्यटक बनाए। वहां पर मैं 2 बार यूरोप घुमा हूं 20-20 दिन के लिए। वहां पर धार्मिक पर्यटन की कोई व्याख्या नहीं है। आप बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न करूं, कभी 3 दिन में अयोध्या में, इसमें उज्जैन में जी 4 लाख पर्यटक थे, धार्मिक यात्री थे, हम लोग पर्यटक। अब आप बताइए कि 4 लाख लोग जो आए वो पर्यटक नहीं है क्या? जी हम धार्मिक पर्यटक है। हमारी परंपरा है, पर्ण कुमार की परंपरा है कि हम परिवार के मैं साथ- सकलेजा जी 2 मिनट रोकना चाहूंगा आपको और आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपका ऐतराज है कि इसे वन्य जीव अभ्यारण्य क्यों घोषित किया जा रहा है। अगर इस क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन स्थल के तौर पर घोषित किया जाए तो आपको कोई ऐतराज नहीं है? क्या जैन समुदाय इस पर संतुष्ट रहेगा? देखिए,
जो उन्होंने 22 अक्टूबर 2018 को रघुवर दास ने जो प्रस्ताव पास किया, उसमें उसे धार्मिक पर्यटक स्थल मानकर उसकी पैसा को अक्षुण्ण कहे, उसमें उन्होंने ये तो स्वीकार किया कि धार्मिक पर्यटन है। फिर नहीं, दूसरी बात आपने स्पष्ट किया था कि अगर इसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करके यहाँ पर सुविधाएं मुहैया कराई जाए तो जैन समाज को क्या आपत्ति? आपका प्रश्न बड़ा वाजिब था, लेकिन उसको जैन धर्म के दर्शन में देखना पड़ेगा। आपने भगवान महावीर स्वामी का उल्लेख किया। भगवान महावीर स्वामी ने जैन धर्म की पहली परंपरा में बाह्य तप, बाह्य तप मतलब अपने शरीर को कष्ट देना। हमने किसी भी जैन वहां पे हमने कहीं भी झूले लगने की परंपरा को स्वीकार नहीं किया, चाहे पालीताना का मामला हो चाहे गिरनार का मामला हो, इसलिए कि हम पैदल जाते हैं, भूखे जाते हैं, उपवास करके जाते हैं। वहां पर हमें सुविधा इस प्रकार की नहीं चाहिए कि जो हमारी धार्मिक परंपरा के विपरीत है, और जो सुविधा हमें चाहिए वो तो हम मुहैया करा रहे हैं। हमारा समाज इतना शक्ति है। अब एक सवाल और है पारस अखिलेश जी, फिर जाके मैं डॉक्टर नीतीश के पास जाना चाहूंगा। क्यों किया जा रहा है ये? भाई कोई भी काम किया जाता है उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो जैन समुदाय के ताल्लुकात बहुत अच्छे ही माने जाते हैं। देश की सभ्यता संस्कृति के लिए अगर कोई राजनीतिक दल मुखर होकर सक्रिय रहता है तो भाजपा के दावा रहता है वो हम रहते हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए जैन समुदाय के लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़क पर उतर रहे हैं। क्या अपने ही लोगों के खिलाफ भाजपा फैसला ले रही है या कोई और चीज आपको इसमें दिखाई दे रही है केंद्र के स्तर पर, या हेमंत सोरेन के रूप में जो सरकार आई है उसको घेरने के लिए इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है? थोड़ा समझना चाहता हूं आपसे इसके राजनीतिक मायने। हिमांशु जी मुझे बोलना है क्या? जी पारस जी, ये आपसे ये था। हाँ देखिए हिमांशु जी, आपका प्रश्न बड़ा सटीक है और इस राजनीतिक उलझनों को अपन थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं कि केंद्र सरकार और अभी हेमंत सोरेन का अभी आज बयान आया जी कि हम इसकी पवित्रता को बनाए रखेंगे और अभी मैंने इसका अध्ययन नहीं किया। ये चौंकाने वाली बात है। जहां एक महीने से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, जनवरी में कमलनाथ जी ने चिट्ठी लिखी थी हेमंत सोरेन साहब को कि इसकी पवित्रता को देखने से पर्यटन से बाहर किया जाए, तो उसको कहा कि अभी हम इस पर अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि अभ्यारण्य जो शब्द है, इसमें अभ्यारण्य को बनाना और निरस्त करना केंद्र सरकार का काम है। हमारे रतलाम के पास में सेलाना में खरमोर अभ्यारण्य है, वहां पर पिछले 8 साल से एक भी खरगोश नहीं आया। हम विधानसभा में हमारे साथी लड़े कि इसे अभ्यारण्य से मुक्त करके जमीन फ्री की जाए ताकि यह विकास हो, लेकिन वो फ्री इसलिए नहीं कर सकते कि वो करना केंद्र सरकार का काम है। अब यहाँ पर प्रश्न यह है कि केंद्र सरकार ने जब वन्य अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया तो वन्य अभ्यारण्य से बाहर करने का काम भी केंद्र सरकार अपने वन और पर्यावरण मंत्रालय से कर सकती है, जलवायु परिवर्तन विभाग से। राज्य सरकार उसकी अनुशंसा कर सकती है। अब यहाँ प्रश्न यह है कि हेमंत सोरेन सरकार को पहले अनुशंसा करना होगी कि इसे वन्य अभ्यारण्य से बाहर किया जाए, क्योंकि यह इसके लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये जो दोनों के बीच में गेम हो रहा है ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन अब एक बात मैं जो मूल रूप से कहना चाहूंगा कि जैन समाज का आंदोलन के पीछे कारण क्या है। नंबर 1, अगर इससे पर्यावरण बना दिया जाएगा। अभी आपने पठान फिल्म की कहानी देखी जिसमें विवाद हुआ ड्रेस को लेके। पर्यटक की ड्रेस कैसी होती है आपको पता है हिमांशु जी? आधी अधूरी ड्रेस में पर्यटक घूमते हैं गले में हाथ डाल के, चौपाटी पर किस तरह से बैठते हैं जुहू के अंदर और गोवा के अंदर, वो आपने देखे सीन। क्या इस तरह के सीन अगर वहां होंगे तो जहां 70% माताएं बहनाएं दर्शन करने जाती है वो कैसे जा पाएंगी? बैठ के किस तरह से शराब पीते हैं खुले में, क्या ये सीन हम इस स्तर पर देखना चाहते हैं? क्या अर्धनग्न वेशभूषा में गले में हाथ डाल डाल के लोग घूमे और वहां पर हमारी माताएं बहनें जैन धर्म की जय जयकार करते हुए जाए, तीर्थंकर की जय जय करते हुए जाए? ये संभव है क्या? उस विरोधाभास को लेकर पारस अखिलेश जी रेखांकित कर रहे हैं, लेकिन मसला इतना सरल तो नहीं है। वन्य अभ्यारण्य भी अगर घोषित होता है तो उसके साथ में कई प्रतिबंध भी लगते हैं। कहीं पर भी जंगल काट दिए जाए इस पर प्रतिबंध लगता है। अनावश्यक रूप से निर्माण कार्य न हो इसके संदर्भ में भी नियम कायदे कानून काफी सख्त होते हैं। क्या सरकार की मंशा इस क्षेत्र के वनों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, इसकी प्राकृतिकता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, अगर प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रहेगा तो फिर पवित्रता भी बनी रहेगी? क्या यह भी एक दृष्टिकोण है? डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी मेरे साथ हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि एक समुदाय विशेष की भावनाओं से जुड़े हुए
इतने संवेदनशील मसले को लेकर सरकारें अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए भी तैयार दिखाई नहीं देती हैं। अगर इतना दबाव बना भी तो हेमंत सोरेन ने यह नहीं कहा कि हम इस फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, उन्होंने केवल इतना कहा कि हम इस क्षेत्र की पवित्रता को बरकरार रखेंगे। थोड़ा नीतीश जी बताएं, उलझन क्या है, चाहत क्या है, इच्छा क्या है? देखिए, सबसे बड़ी उलझन जो है वो आपका है कंफ्यूजन है, कहीं तारतम्य है जो लोगों में जो आपस में चर्चा होनी चाहिए थी। जी टूरिज्म कोई भी जब हम लोग डेवलप करते, आपको एक चीज बता दूं, मैं तो खुद जंगल पहाड़ घूमता रहता हूं अपने पर्यावरण की शोध में। जी जंगल भी अगर आज भी मैं प्रवेश करता हूं तो जंगल से परमिशन लेता हूं जी कि मैं आपके जगह में मैं प्रवेश कर रहा हूं और मुझसे कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। क्यों, क्या होता है कि नेचर, समुद्र हो, पानी हो, पहाड़ हो, जंगल हो, सब का एक नियम है। जी तो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ संपर्क बनाना होगा। जी। तो ये एक बहुत बड़ा स्थिति ये है कि अगर हमारे जैन धर्म के भाइयों को अगर इस चीज में विपत्ति है तो जी। सरकार को इसको गंभीरता सोचनी चाहिए। क्योंकि देखिए, टूरिज्म की जब हम बात करते हैं, कई तरह के टूरिज्म है, जी। जियो टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है, फॉरेस्ट टूरिज्म है, चर्च टूरिज्म, बहुत सारे टूरिज्म है। जी रिलीजन टूरिज्म में भी बहुत सारे टूरिज्म आते हैं, मंदिर का आता है, चर्च का आता है, अध्यात्म का आता है, सबका अलग अलग है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो पारसनाथ पहाड़ी की जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको एक चीज बता दें कि ये झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है। ये भूगोल की स्थिति से भी, जियोलॉजिकल स्थिति से भी और अध्यात्म की स्थिति से भी। उसके बाद हमारा जो है नेतरहाट की पहाड़ियां आती हैं जो झारखंड में है, जो खूबसूरत है काफी। तो मुझे लगता है कि जो पारसनाथ की पहाड़ी है, जो इतने समय से हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, कई इनके बारे में कहानियां सुनते आए कि इतना ये सबसे है, तो मुझे लगता था कि जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा था, जिसकी घोषणा हुई थी, मुझे लगता है कि इसकी ये वहां के जैन समाज, जो जैन ट्रस्ट है, जो हमारे है, उनसे एक बार बातचीत हो जानी चाहिए थी। ये बहुत जरूरी था, क्योंकि कहीं भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है, नया चीज होता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप टूरिज्म डेवलप करते हैं, इसमें ठीक है कुछ फायदे भी होंगे, लेकिन नुकसान के लिए भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि एक भीड़ बढ़ेगी वहां। क्योंकि देखिए, एक तो अभी ये 27 किलोमीटर के रेडियस का, जहां तक मुझे ख्याल है, जी बिल्कुल, पारसनाथ पहाड़ी का है, 9 किलोमीटर चढ़ते हैं, फिर पैदल चलते हैं, बहुत चीज है इसमें, बहुत कड़ाई है, शक्ति है। तो मुझे लगता है कि इस शक्ति को जो जैन समाज पालन कर रहे हैं, उसको एक रेस्पेक्ट देना चाहिए और जैन समाज के साथ मिलके इस चीज का सोल्यूशन निकालना चाहिए था पहले ही। क्योंकि हमने क्या किया कि पहले ही सारा कुछ लागू कर दिया बिना सोचे समझे। ये एक छोटी सी गलती, चाहे हम उसको बहुत बड़ी गलती कहेंगे, ये हो चुका है, देर अब भी नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि कोई भी टूरिज्म, कोई भी स्पॉट, देखिए आपने जिक्र किया उज्जैन का, आपने जिक्र किया काशी का, मथुरा का, तो इसमें एक हिंदू समाज का सबसे बड़ा रजामंदी है इसमें कि आप इसको डेवलप कीजिए। तो आप उसको डेवलप कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा। लेकिन जैन समाज का जिनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जुड़ा हुआ है इसके साथ, अध्यात्म के लेकर इतना प्रसिद्ध स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो मुझे लगता है कि इस पर कोई भी कंस्ट्रक्शन, कोई भी डेवलपमेंट करने के पहले जैन समाज से परमिशन लेना चाहिए था, उनको शामिल करना चाहिए था कि हम कैसे करें कि आपकी भी बनी रहे और ये जगह भी डेवलप करे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो स्थिति हो गई है, ये कहीं कुछ कंफ्यूजन की गड़बड़ी हो गई है, जिसके चलते इतनी स्थिति, लोग सोचे भी नहीं हो कि ये स्थिति होगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि जैन समाज को इनको अपने गुड बुक में लेना चाहिए। मैं एक सवाल करना चाहूंगा डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी जी, अमूमन वन्य जीव अभयारण्य जब घोषित किया जाता है, उस पर मंशा ये रहती है सरकार की कि जंगल सुरक्षित रहे, उनके संदर्भ में लोग स्वच्छंद तरीके से कोई भी छेड़छाड़ ना करें। जैन समाज मांग कर रहा है कि इसे पवित्र स्थल के तौर पर घोषित किया जाए। पवित्र स्थल घोषित किए जाने पर भी उस उद्देश्य की पूर्ति संभव है? क्या आप इस बात से इंकार नहीं करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि जैन समुदाय की इस मांग के प्रति सरकारों को संवेदनशील होना चाहिए? क्योंकि मूल उद्देश्य तो यही है ना कि जंगल बचे। अगर पवित्र स्थल घोषित किया जाता है, उस अवस्था में भी जंगल सुरक्षित ही रहेगा, वातावरण भी शुद्ध रहेगा। तो आप इस दृष्टि से पर्यावरणविद होने के नाते से क्या नजरिया रखते हैं? देखिए, जंगल बचाना तो मेरा फर्ज भी है और सभी का है, क्योंकि जो स्थिति सभी हम लोग गुजर रहे हैं कोविड के बाद से, जंगल की महत्ता को हम समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। जो ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है सिलेंडर में ना हॉस्पिटल में, सैचुरेटेड ऑक्सीजन, वो भी इसी एटमॉस्फेयर जंगल से आता है। तो जंगल तो बहुत जरूरी है, इसमें दो राय नहीं है। जंगल को बचाना भी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज क्या था कि ये क्षेत्र जो था बहुत बड़े समय तक जो था वहां पर एमसीसी चाहे दूसरे भी जो आउटफिट्स थे उससे प्रभावित था। लोग ऐसे भी जाने से डरते थे। ये कुछ सालों से वहां लोग जाना शुरू किए हैं अब। तो मुझे लगता है जो असली भय है वो कल्चरल क्राइसिस का है कि भाई जब भीड़ बढ़ेगी, तरह तरह के लोग आएंगे वहां पर और वो कल्चर में
जो है वो क्राइसिस से खड़ा होगा। जैसे हम लोग मजाक में बोलते थे पहले, केदार घाट जब त्रस्ती हुई थी, जो पहले जाते थे हम लोग के समय में, प्राचीन में सुनते थे हम लोग कि जब भी लोग दर्शन करने के लिए जाते थे, अपना श्राद्ध करके जाते थे कि शायद लौटेंगे नहीं, क्योंकि सारे रास्ते दुर्गम होते थे जी। अब ये स्थिति होगी, सब लोग वो पिकनिक के रूप में, टूरिज्म के रूप में घूमने जाते हैं और कहीं ना कहीं वहां के नियम कानून को तोड़ते हैं जाने अनजाने में। तो जैन समाज का जो पारसनाथ की पहाड़ी है, इसमें ये सख्ती जो लोग लागू कर रखे कि वो नीचे से ही पैदल चलेंगे ऊपर जी, ये सब चीज टूरिज्म होने के बाद ये इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जब उतनी भीड़ है, क्योंकि वहां हमारे कुछ, जैसा हमने अखबारों में पढ़ा कि वहां आदिवासी समुदाय का भी कुछ वहां स्थल है, तो कहीं ना कहीं ये चीज बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, उसको बड़ा संवेदन रूप में इसको सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, पैर नंगे पैर चलने का, और जो बगल में बोलेंगे कि हम जूता पहन के जाएंगे, हम मंदिर के पास जाके खोल देंगे, क्लैश यही होगा। तो नीतीश प्रियदर्शी जी का कहना है कि जंगल बचना चाहिए। जंगल बचाने के संदर्भ में जैन समुदाय से ज्यादा चिंतित वर्ग है कौन सा, जहां पर हर मामले में जीव के संदर्भ में संवेदनशील होने की शिक्षा दी गई है। जैन समुदाय तो वो धर्म है जिसके लोग जमीन के अंदर पैदा होने वाले कंद को भी खाने से इंकार करते हैं, क्योंकि उसके संदर्भ में भी जीव को लेकर एक भाव है। इतने संवेदनशील जिसमें हर प्राणी मात्र के संदर्भ में संवेदना है, उस समुदाय की मांग के संदर्भ में सरकारें इतनी असंवेदनशील रुख क्यों जाहिर कर रही हैं? यह मसला केवल हेमंत सोरेन सरकार के संदर्भ में नहीं है। देश के वन एवं पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव जी। जैन समुदाय के कितने ही प्रतिनिधिमंडल अपने ज्ञापन लेकर पिछले कई महीनों में मिल चुके हैं भूपेंद्र यादव जी से, पर फिर भी सरकार के रुख स्पष्ट नहीं है। सुकृति जैन हमारे साथ में थे, वो भी ये लगातार बोल रहे हैं कि भाजपा ऐसा चाहती नहीं है, लेकिन भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम जी, अभी तक पूरी चर्चा के अंतर्गत एक उलझन बनी हुई है कि आखिर ऐसी क्या मंशा है जिसके चलते सरकार इसे एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करना चाहती है या वन अभ्यारण्य बनाना चाहती है? आप तो देश के प्रखर पत्रकारों में शुमार हैं, आप समझ पा रहे हैं सरकार करना क्या चाह रही है या सरकारें करना क्या चाह रही है? हिमांशु जी, ये पर्यटन को लेकर के पूरे देश में जो एक पॉलिसी चल रही है, उसका एक्सटेंशन झारखंड में देखने को मिला है, जिसका कि सीधे एक धार्मिक नजरिए से परस्पर विरोधी एक वातावरण में देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पर्यटन धार्मिकता का विरोध करती है, या पूरे देश में कहीं पर्यटन है तो वो धर्म के खिलाफ है जी। और दरअसल अगर कोई पर्यटन किसी धर्म के खिलाफ है, सामाजिक समूह के खिलाफ है, तो किसी क्षेत्र विशेष में क्यों, तब तो पूरी दुनिया में ही पर्यटन नहीं होना चाहिए जी। तो अगर ये बात कहीं से ये विचार आ रहा है कि पर्यटन होने से आसपास का वातावरण खराब हो जाता है, तो थोड़ी देर के लिए हम इसकी धार्मिक महत्व को हटा भी दे, तब भी वातावरण खराब नहीं होना चाहिए जी। और धार्मिक महत्व का जो ये स्थल है, तो इसकी पौराणिकता, इसकी धार्मिकता और जो सामाजिकता है, इसको बचाने की आवश्यकता है। ये सब लोग जानते हैं, मानते हैं, और यही वो सहमति का बिंदु है जिसमें कि तमाम राजनीतिक दल अपने निर्णय को भी फिर से वापस लेने या सुधारने की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। यानी सब लोग चाहते हैं कि ये चीज बची रहे। जो जैन धर्म का वहां के वातावरण से जो लगाव है, उस लगाव पर, आस्था पर कहीं चोट ना हो, ये मोटे तौर पर हिंदुस्तान की सभी सियासत दल जो है ऐसा चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, लेकिन चाहने के बावजूद ऐसा हो नहीं रहा है। हमने देखा, हमने पाया कि संसद से चीजें हुई, उसके बाद में हमारे मुनि जी ने जान दे दी, पूरा देश आंदोलित है, लेकिन फिर भी प्रॉपर संवाद, जिसकी चर्चा भी हुई है कि संवादहीनता है। यानी हम अपने ही देश में रहने वाले समुदाय की जरूरतों को समझने में विलंब कर रहे हैं। तो ये प्रेम कुमार जी, मैं यहीं पे आपको रोकना चाहता हूं, ये विलंब क्यों कर रहे हैं? क्या झारखंड में जो सरकार है, वो सरकार इस मसले पर परेशानी में घिरी रहे इसलिए केंद्र सरकार विलंब कर रही है,
या केंद्र सरकार के स्तर पर जैन समुदाय में भाजपा के प्रति असंतोष आए इसलिए हेमंत सोरेन सरकार इस मसले पर कोई फैसला लेने से बच रही है क्या? इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। बाकी मसलों पर बातचीत के लिए तो मेरे पास पैनलिस्ट हैं, पर ऐसा होता नहीं देश में जब इतनी बड़ी संख्या में इतना प्रभावी समुदाय, जैन समुदाय इस देश का एक प्रभावी समुदाय है। संख्या की दृष्टि से भले ही उसकी संख्या थोड़ी कम हो, पर समाज में उसका प्रभाव है। और इतने प्रभावशील लोग इतनी बड़ी संख्या में देश भर में सड़क पर लगातार उतर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पर फिर भी ऐसा लग नहीं रहा कि उस प्रदर्शन को कहीं सुना जा रहा है। क्यों? जी, प्रश्न गंभीर है और जो परिस्थिति है वो भी जो है बनी हुई है और सबके संज्ञान में। वो क्या है, देखिए कि पूरा इलाका जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जैन समुदाय से ही संबंधित है, वहां के आदिवासी लोगों से भी संबंधित है जो जैन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। और आदिवासियों के खान पान, रहन सहन, कल्चर जैन समुदाय के जो कल्चर है उससे डिफरेंट है, ये भी बात है। अब इसी अध्यादेश में ही मैं देख रहा था कि वहां मुर्गा काटा जा सकता है या खस्सी काटा जा सकता है। ये चीजें जैन समुदाय को नापसंद हो सकती हैं, लेकिन आदिवासी जो स्थानीय लोग हैं वहां के कल्चर का हिस्सा है। तो इस हिसाब से सरकार को सबको साथ लेकर के चलने का एक निर्णय लेना पड़ता है। तो उस हिसाब से देखे तो जैन समुदाय के साथ भी बातचीत होनी चाहिए और आदिवासी समुदाय के साथ भी बातचीत होनी चाहिए कि कहां कोई क्लैश ना हो। तो प्रेम कुमार जी एक अलग दृष्टिकोण दे रहे हैं इस चर्चा को। उनका कहना है कि जैन समाज जिस पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में, जिस समेत शिखर के संदर्भ में अपनी भावनाओं को लेकर इतना संवेदनशील है, उस इलाके में जैन समुदाय से इतर एक आदिवासी वर्ग भी मौजूद है जिसकी अपनी मान्यताएं, रीतियां, नीतियां हैं। अगर जैन समुदाय की मांग के आधार पर इसको धार्मिक क्षेत्र या पवित्र क्षेत्र घोषित कर देंगे तो उन आदिवासियों की जीवनचर्या का क्या होगा? तो इसके लिए मेरे साथ महाराष्ट्री मौजूद हैं। एक बार फिर उनके पास रुख करता हूं और उनसे जानना चाहता हूं, केवल अपने विषय में विचार करेंगे या दूसरे लोगों की मान्यताओं के संदर्भ में भी आप लोग संवेदनशील रहेंगे? क्या कहते हैं महाराष्ट्री जी? स्नेहश्री महाराज जी जैन साथ भी हमारे साथ में है, उन्हीं से मेरा ये सवाल है। संवेदनशील तो हम प्राणी मात्र के लिए हैं जी, और प्राणी मात्र के लिए हमारे भगवान महावीर हो, इन सब लोगों ने संवेदनशीलता तो प्राणी मात्र से रखी है। अब बात आपकी यहाँ पर है सम्य शिखर तीर्थ को बचाने के लिए, पर्यटन स्थल से सुरक्षा देने के लिए। इस संदर्भ में हमारी एक ही सोच है कि पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए जी। अगर इसको हम पर्यटन स्थल के रूप में घोषित करते हैं तो आप विचार करें, क्या वहाँ के लोग, आने वाले लोग, जैन समाज की पूजा पद्धति, उनकी शुद्धता, उनकी पवित्रता, क्या इसको कोई व्यक्ति समझ पाएगा? हमारा जैन समाज अगर परमात्मा की मूर्ति को छूता भी है तो कभी बिना पूजा के कपड़े में नहीं छू सकता जी। मंदिर में अगर वो कभी भी प्रवेश करेगा तो झूठे मुंह प्रवेश नहीं करता, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू के साथ प्रवेश नहीं करता, अश्लील कपड़ों के साथ प्रवेश नहीं करता, विकार वासनाओं से ग्रसित ऐसा किसी के कंधे पर हाथ रख करके नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे सामने में एक ऐसे महापुरुष की आकृति है। जब आप कहेंगे कि वहां पर अगर इस प्रकार की कोई पर्यटन स्थल की बात करेंगे तो वहां पर तो ये सारी चीजें आएगी। तो जब ये सब चीजें आएगी तो हमारी धार्मिक आस्था को तो बहुत ही ज्यादा ठेस लगेगी। और जो पवित्रता भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर तक लोगों ने हर एक व्यक्ति को यही बताया है संवेदना के आधार पर कि वो माता को, पिता को, भाई बहन को किस रूप में आदर देवे, किस रूप में सम्मान देवे, किसके साथ में कैसा व्यवहार करे। लेकिन जब आप इस प्रकार से वहां पर पर्यटन स्थल की घोषणा करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी आस्था को, हमारी श्रद्धा को जो ठेस लगेगी वो हमारी नहीं, हमारे परमात्मा की जो आज्ञा रही है, उनका जो उपदेश रहा है, जो ऐसे तीर्थंकर बन गए हैं
उनकी आस्था को कितनी आहत लगेगी और क्या उस आहत की भरपाई आप हम में से कोई भी व्यक्ति कर पाएगा क्या? यह मूलभूत सवाल है जो महाराष्ट्र यहाँ पर उठा रही हैं। कुल मिलाकर आस्था को लेकर संदेह पैदा हो गया है सरकार की कोशिशों को लेकर। मेरे साथ में सुकीर्ति जैन जी हैं, वापस उनके पास आ रहा हूँ। उलझन में हूँ, जैन समुदाय के प्रतिनिधि के नाते उनसे बात करूं या देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के तौर पर उनसे बात करूं? बात तो आपसे भाजपा के नेता के तौर पर ही करनी है सुकीर्ति जी। मानसू जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर ही मैं अपनी बात का जवाब दूंगा कि देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल, ये इसका दायित्व है कि सभी वर्ग की भावनाओं का ध्यान रखे। और जहां तक प्रश्न उठता आदिवासी और जैन समाज की विचारधारा का, आदिवासी भी वहां अनादिकाल से रह रहा, सैकड़ों हजारों वर्षों से रह रहा, कभी आपस में टकराव नहीं हुआ। टकराव तो ये हुआ है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, ये दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं, जबकि हम अपने धर्म को बचाने के लिए लगे हैं। तो केंद्र सरकार की ड्यूटी है कि केवल एक काम कर दे यदि कि अपने उस नोटिफिकेशन को स्थगित कर दे 6 महीने के लिए और सभी वर्गों से संवाद स्थापित करके संतोषजनक रास्ता निकाले। तो ऐसा नहीं है कि जैन समाज भी वहां पर अच्छे से अच्छे सुझाव दे सकता है, उसके विकास के लिए सरकार का सहयोग भी कर सकते हैं। जैसा कि अभी केंद्रीय सांसद मनोज तिवारी जी ने कहा कि राज्य सरकार की ड्यूटी है, नहीं, केंद्र सरकार की ड्यूटी है, अपना दायित्व है, हम अपने दायित्व का पालन करें और उस नोटिफिकेशन को स्थगित करें 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति का उसमें सहमति रहेगी क्योंकि राष्ट्रपति भी एक बहुत संवेदनशील है और तब तक जो है पर्याप्त समय रहेगा इस मामले को आपस में। तो सुकीर्ति जैन जी का तो सीधे तौर पर कहना है वो इस समय पूरी तरह से जैन समाज के साथ खड़े हुए हैं। उनका कहना है बाकी सारी सियासत को छोड़िए, सीधे तौर पर केंद्र सरकार अपने द्वारा जारी नोटिफिकेशन को 6 महीने के लिए स्थगित करे और सभी वर्गों से बातचीत करे। इसमें अपडेट ये है कि केंद्र सरकार ने अपने पाले से गेंद को भी राज्य सरकार को भेजा हुआ है। 23 दिसंबर को केंद्रीय पर्यावरण सचिव ने एक चिट्ठी लिख दी है राज्य सरकार को और उसमें यह कहा है कि आपके द्वारा भेजे गए प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, इसमें परिवर्तन की बात कही जा रही है, आप विचार करके अपनी अनुशंसा हमें भेजें। तो कुल मिला के केंद्र सरकार ने चाहा कि हेमंत सोरेन अब इस मसले पर फैसला लें। उलझन यहाँ पर आ गई कि अगर हेमंत सोरेन इससे रोल बैक करते हैं और अगर इसको पवित्र नगरी बनाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें आदिवासी विरोधी तो नहीं समझ लिया जाएगा। पारस सकलेजा जी मेरे साथ में कमलनाथ की चिट्ठी का हवाला दे रहे थे, केंद्र सरकार ने भी चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी के खेल में कुल मिला के जैन समुदाय को गेंद तो नहीं बना दिया जा रहा है, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। पारस जी, वोट की दृष्टि से क्या भाजपा को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जैन समुदाय के पास पैसा भले ही हो, वोट बाकी के पास है, इसलिए चिंता वोट की होनी चाहिए, नोट की नहीं? हिमांशु जी देखिए, ये मैं आपसे कहता हूँ कि ये केंद्रीय हेमंत सरकार, झारखंड सरकार ने अपनी बात को वापस, यहाँ पर मैं आपको दस्तावेजी तो बता सकता हूँ जो इन्होंने किए हैं कि 21 फरवरी को जब इन्होंने अधिसूचना जारी की, इसको वन्य अभयारण्य घोषित की, उस वक्त तक यहाँ की झारखंड सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं था। उसके पहले 3 महीने पहले जो प्रस्ताव था वह यह था कि पारसनाथ को धार्मिक नगरी बनाकर उसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। 22 फरवरी को उसके एक दिन बाद झारखंड सरकार ने उसे पर्यटन स्थल के रूप में माना। तो जब केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी अनुरोध के, बिना किसी राज्य शासन के अनुरोध के, तो केंद्र सरकार की ड्यूटी थी कि अपनी अधिसूचना को वापस ले। अगर अपनी अधिसूचना को वापस ले लेंगे तो बात की सारी क्रियाएं अपने आप ही स्वतः शून्य हो जाएगी। तो सकलेजा जी साथ खड़े हो गए हैं अब सुकीर्ति जैन जी के साथ में। जी, अद्भुत है कार्यक्रम। भाजपा कांग्रेस एक राय होकर कम से कम इस कार्यक्रम में तो दिख रहे हैं। दोनों कहना है स्थगित कर दे केंद्र सरकार अपने इस नोटिफिकेशन को। मेरे साथ में डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी जी हैं। प्रियदर्शी जी, क्या नोटिफिकेशन का स्थगित होना आपको समाधान दिखाई दे रहा है या कुल मिलाकर तात्कालिक रूप से समस्या से आंख मूंदना दिखाई दे रहा है? तूफान आ रहा है, शत्रुमुर्ग बन जाओ, रेत के अंदर सिर गड़ा दो, 6 महीने के लिए तो टल जाए। 6 महीने में क्या कमाल हो जाएगा? जन समुदाय की भावनाएं बदल जाएंगी।
या आज हमें लग रहा है कि इसे पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाए, 6 महीने बाद पर्यटन घोषित करते कोई दिक्कत नहीं है? क्या कहते हैं नीतीश जी? देखिए, ये इसको टालने वाली बात है। ये 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत गंभीर विषय है जी। और इसमें ये गंभीर विषय को इतने हल्के में नहीं लेना है कि आप 6 महीना और 4 महीना शायद, या हमारे साथ जो हमारे जो भाजपा के विधायक जी हैं, पूर्व वो सुकृति जी, वो भी सहमत होंगे। किसी चीज का सोल्यूशन ये नहीं होता है जी। आपको फेस करना है जी। आप अगर फेस नहीं कीजिएगा तो हम उसको सही नहीं मानेंगे जी। जो सही सोल्यूशन होना चाहिए वो आना चाहिए। आप जैन समाज के लोगों से बात कीजिए, जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं जैन समाज के, उनसे एक बार आप बात कीजिए वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैन समाज के द्वारा बनाया हुआ है पारसनाथ की पहाड़ी में, जी। जो लोग जाते हैं वहां रुकते हैं, ठहरते हैं, सारा काम करते हैं, फिर अलग से क्या होने जा रहा है ये जैन समाज को आपको बताना होगा, समाज को बताना होगा, सरकार को बतानी होगी बात, तभी हो सकता है। ये 3 महीना 4 महीना फिर वही पुनः मुझको भवा, फिर वहीं आ जाएगा 6 महीने के बाद। ये मुझे सोल्यूशन नहीं लगता है। ये एस्केपिस्ट वाला स्थिति है कि हम किसी तरह किसी चीज को टाल दें। लेकिन प्रियदर्शी साहब, जो बिंदु प्रेम कुमार जी ने उठाया था उस पर आपकी टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है हमारे लेखक में। उनका कहना है कि जैन समुदाय को लेकर बात हो रही है वो तो ठीक है, पर उस पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासी भी रहते आ रहे हैं, उनकी अपनी मान्यताएं रीतियां हैं, और तय बात है जैन समुदाय की मान्यताओं में और उन आदिवासियों की मान्यताओं में विरोधाभास रहता है। कितना सच है ये बात? देखिए, आपको एक चीज बता रहे हैं, हजारों साल से वहां आदिवासी भी रह रहे हैं और जैन समाज का भी चल रहा है। अभी तक कोई क्लैश नहीं सुनने में आया, कोई न्यूज ऐसा नहीं आया समाचार में पढ़े कि कोई कंफ्लिक्ट हो रहा है। इसका मतलब दोनों शांति से हैं जी। ये सब घटना होने के बाद कहीं ना कहीं अशांति उत्पन्न हो सकती होने का संभावना होती है, क्योंकि अभी तक तो कुछ नहीं आया और आगे मुझे नहीं लगता आने वाले समय में भी होगा जी। ये बेसिकली जो सरकार का जो आया है और जो दूसरे तरीके से आया कि इसको घोषित किया जाए, इसमें हो सकता है कि ये तनाव उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि जैन समाज भी नेचुरली ये बड़ा सेंटिमेंटल इशू है जी। इसको बहुत जरूरी है, क्योंकि आदिवासी तो हम लोग झारखंड में रह रहे हैं, इतने सालों से रह रहे हैं, आदिवासियों के बीच रहते हैं, घूमते हैं, ऐसे कहीं कुछ नहीं दिखता है कि वो अपनी प्रथा अपनी निभाते हैं, जैन समाज अपनी निभाते हैं, कहीं कोई क्लैश नहीं होता। आदिवासियों का नीचे में है, जैसा न्यूज में हमने पढ़ा और जानने की कोशिश की, इनका पहाड़ के ऊपर है, कहीं कोई क्लैश नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि धर्म का जहां तक मामला आता है इस तरह में, क्योंकि जैन समाज भी बहुत शांत धर्म है और आदिवासी समुदाय भी यहाँ काफी शांत है, दोनों शांत में रहते हैं, कहीं कोई कंफ्लिक्ट नहीं है। लेकिन इसी बीच में अगर इस इशू में लेके कुछ पॉलिटिकल इश्यूज खड़े होते हैं तो संभावना बन जाती है और ये काफी दुखद होगा। मुझे लगता है कि 6 महीना 4 महीना नहीं, अब समय आ गया है कि सभी लोगों से बात करके एक पुख्ता एक प्लानिंग करें, उसी हिसाब से काम करें, क्योंकि देखिए पहाड़ यहाँ झारखंड में बहुत है। आप बहुत से पहाड़ जो यहाँ खत्म होते जा रहे हैं, बहुत से पहाड़ जो बहुत खूबसूरत, आप उनको मेंटेन कीजिए, उनको बनाइए। अगर जैन समाज को लगता है कि ये पहाड़, ये जो हमारा जो पारसनाथ की पहाड़ी हमारा आध्यात्मिक है, इसको न छुआ जाए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है डॉक्टर प्रियदर्शी की। तमाम पहाड़ हैं जो संकट में हैं, तमाम वन क्षेत्र हैं जो संकट में हैं, पर जो ये पारसनाथ पहाड़ी के संदर्भ में बात हो रही है, समेत शिखर के संदर्भ में बात हो रही है, इसके संदर्भ में ऐसा कोई खतरा पिछले दिनों में महसूस नहीं किया गया। इस क्षेत्र की पवित्रता को लेकर जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर पहाड़ दरक रहा है, जंगल कट रहे हैं, इस प्रकार की कभी कोई बात चर्चा में नहीं आई। दो समुदाय आदिवासी और जैन समाज के बीच में कोई टकराव है, ऐसी खबरें भी कभी सुनने में नहीं आई। तो फिर अचानक सरकारें इसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए तत्पर क्यों है, सवाल है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए प्रेम कुमार जी आपके पास रुक करता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, वर्तमान की जो केंद्र सरकार है उसे तमाम मुद्दों पर हम मुखर देखते आए हैं, पर इस मसले पर हम उसे मौन देख रहे हैं। बतौर पत्रकार आपसे जानना चाहता हूं, इस मौन को किस बात की प्रतीक्षा के तौर पर देख रहे हैं आप? हिमांशु जी, एक्शन में मौन तो कोई नहीं है। केंद्र सरकार भी अधिसूचना लेकर है, राज्य सरकार भी उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो सक्रिय सभी हैं। लेकिन वोट के पॉइंट ऑफ व्यू से जैन समाज भी भारतीय जनता पार्टी के लिए या दूसरे दलों के लिए महत्वपूर्ण है और आदिवासी समुदाय भी हैं। पर एक बात जो महत्वपूर्ण जो कही गई, हमारे नीतीश जी ने कही कि आदिवासी भी वहां रहते आए हैं और जैन समाज भी रहते आए हैं, यानी दोनों मिलजुल करके रहते आए हैं। ये साथ रहना, सहजीविता, सह अस्तित्व, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है। तो परंपरा और सरकार की नीति एक दूसरे के विरोध में नहीं हो सकती। सरकार की नीति सिर्फ पहाड़ में और मैदान में अलग अलग नहीं होगी, लेकिन उस नीति से ये परंपरा कैसे जिंदा रहे, इसके लिए ही तो संवाद की जरूरत है।
एक सरकार अगर पर्यटकीय विकास करना चाहती है तो वो पर्यटकीय विकास किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी आदिवासी समुदाय के खिलाफ नहीं है। ये सुनिश्चित कराना, विश्वास दिलाना, ये सरकार का काम होना चाहिए। ये सरकार का काम होना चाहिए। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। तो हम इस बातचीत को, चूंकि समय समाप्त हो रहा है, तो अगर निर्णायक बिंदु पर पहुंचे तो एक बात समझ में आती है कि राज्य और केंद्र दोनों ही सरकार की कोशिशों ने एक शांत क्षेत्र को अशांत बना दिया है। जैन समुदाय की आस्था के केंद्र पार्श्वनाथ की पहाड़ी समेत शिखर के संदर्भ में अब मौन की नहीं बल्कि मुखर होने की जरूरत है। सरकार और राजनीतिक दलों को चाहिए कि वह इस विषय की संवेदनशीलता को महसूस करे और महसूस करते हुए समाधान की दृष्टि से प्रयास करे। सहजीवन, जिसके संदर्भ में प्रेम कुमार जी अभी कह रहे हैं कि साथ रहते आए हैं, उस सहजीवन में खलल डालने की कोशिश के तौर पर यह नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। कोशिश हमें लोगों को सहजीवन की ओर आगे बढ़ाने की करनी है, ना कि उनके बीच में दूरी पैदा करने की। इस बात का खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं ये मसला आगे चलकर जैन समुदाय और आदिवासी वर्ग के बीच में खाई का कारण न बन जाए। इसे समय रहते ही खत्म किया जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि राज्य और केंद्र सरकार इस विषय की संवेदनशीलता को समझेंगे। जैन समुदाय, जिसने अपने अहिंसा, प्रेम और त्याग के संदेश से पूरे देश को आलोकित नहीं किया बल्कि दुनिया को आलोकित किया है, उसकी पीड़ा को समझने की कोशिश सरकारें करेंगी और समय रहते हुए उस समाधान को लेकर आएंगी, ताकि इस क्षेत्र को लेकर जो अशांति पूरे देश में बन रही है वो शांति में तब्दील हो सके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर इस उम्मीद के बीच इस नाउम्मीदी को भी व्यक्त करता है। सियासत को लेकर असल में उम्मीद जागती रही है, यही हमारा शेर कहता है कि उनसे उम्मीद ना रख, है ये सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले। नादिम नदीम ने बात कही थी, पर हम अभी बात किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि देश और प्रदेश की सरकार से कर रहे हैं। सरकार के संदर्भ में अभी हमने उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार से अगर हम उम्मीद छोड़ देंगे तो हम लोकतंत्र से उम्मीद छोड़ देंगे। अभी ऐसे हालात नहीं। उम्मीद करते हैं ये दोनों लोकतांत्रिक सरकारें समय रहते हुए ऐसा फैसला लेंगी ताकि एक समाधान साफ तौर पर लोगों के बीच जा सके। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दिया कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम। इस